अब चल रहा है जी, चल रहा है, चल रहा है। चल लाइट सेट करके देखो, ठीक है, आपको नजर आ रहा है ये, ठीक है। चले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। देखिए, comments on following cases on the residential status of given for the tax year 2021। 5 केसेस थे, हर केस को बताना था कि इनका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। पहला सवाल सिंपल ही था, मिस्टर तहसीन जो है, ही इज लिविंग इन इंग्लैंड ड्यू टू हिज अपॉइंटमेंट एज एम्बेसडर इन पाकिस्तान, एम्बेसडर इन द पाकिस्तान कॉन्सुलेट इन यूके। पाकिस्तान की कॉन्सुलेट यूके में जो है एम्बेसडर लगे हुए हैं। He has good history of working as government official in different countries and he was in Pakistan on, उसका रहना मैटर नहीं करता, ये तो ऐसे एक बकलावा सा देने वाली बात है। असल में बात क्या है कि an individual is resident if working as a servant or official of federal government or provincial government posted abroad in the tax year। अगर वो सर्वेंट है फेडरल गवर्नमेंट का, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का और बेशक अब्रॉड अपॉइंटेड है, तो वो क्या है? शाबाश, वो रेजिडेंट है। तो लिहाजा हमें सबसे पहले लॉ का रेफरेंस देना चाहिए और फिर नीचे केस से उसे रिलेट कर देना चाहिए कि इन दिस केस, हियर इन दिस केस मिस्टर तहसीन इज अपॉइंटेड इन England and yet he is a government official, therefore declare as resident। क्लियर जी? तो हमेशा ऊपर ला लिख लिया करें और नीचे उसका क्या किया करें, थोड़ी सी केस से रिलेशन क्रिएट कर दिया करें। तो ऊपर ला क्या लिखा हमने? शाबाश। An individual is resident if is an employee of government, provincial or federal and posted anywhere else in the world। बस बात करें। अच्छा, अब जो आपका दूसरा केस है ना, जिसकी मैं बात कर रहा था, बोल बोल के समझा रहा था, वो जरा आपको समझ नहीं आनी थी। पहली बात यह है कि 1 जून 2020, बात यह है हमारा साल ही 11 जून को तो शुरू नहीं हुआ। जिस साल की वो बात कर रहा है वो स्टेटमेंट से क्लियर हो रहा है कि फरवरी 21 तक जा रहा है। इसका मतलब यह है कि हमें तो हिसाब करना पड़ेगा जुलाई से। इसका मतलब है इधर वाली जो 11 जून वाली कहानी है ना, वो पिछले साल की रहेगी, वो पिछले साल रहेगी। हम जुलाई से शुरू करते हैं। जुलाई है 31 का महीना, फिर अगस्त कितने का है? 31 का महीना, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और फिर जून। ठीक है जी। अच्छा, तो 31 का है। अब वो 15 15 सितंबर को चला गया कहां? अब इसका मतलब 31 जमा 31 जमा 15, ये दिन बन गया आपके कितने? शाबाश, 77 डेज बन गए। उसके बाद वो बंदा वापस आता है कब? 21 सितंबर को। 21 सितंबर, यानी कि सितंबर की 21 को वापस आ गया, सेम मंथ आ गया। 21 सितंबर को आया तो 10 दिन ये बन गए। सितंबर 30 का होता है ना, ठीक है ना, सितंबर होता है 30 का, तो ये 10 दिन बन गए। अब आगे अक्टूबर 31 का, ये भी 31 का, ये भी 31 का, ठीक है जी। फिर 30, फिर 31, फिर 31, 28, 31, 30, 31, 30। अच्छा चलिए, तो 10 दिन ये हो गए। आगे कब तक हो रहा है जी? शाबाश, ही इज हियर टिल द 21 जून तक हो रहा है, 21 जनवरी तक। तो जनवरी के 21 दिन ले लीजिए, तो इसका मतलब हो गया 10 ये आ गए, फिर 31 आ गए, फिर 30 आ गए, फिर 31 आ गए और अगले वाले 21 आ गए। कितने बन गए? शाबाश,
ठीक है, 123 दिन बन गया। अच्छा फिर देखिए वो वापस आ गया और कब, 1 फरवरी को, यानी यहां पे वो वापस आ गए और फिर वो कब तक रहे, 14 जून तक। तो इसका मतलब ये हो गया 28 जमा 31 जमा 30 जमा 31, अब आखिरी महीने के कितने, शाबाश, 14 दिन आखिरी महीने के हो गए। चलिए 134, अब आप इनको जमा करें कितने बन जाएंगे, 200, 334 दिन बन गए। तो 334 दिन बन गए भाई, तो ये तो क्या बन गया, ये तो रेजिडेंट बन गया। क्या ख्याल है जी, क्यों जी, तो यहीं से पता लग गया था कि दिन बहुत ज्यादा बनते हैं, सितंबर भी है, अक्टूबर भी है, नवंबर भी है, दिसंबर भी है, जनवरी तक तो स्टे कर गया। तो ये क्या डिक्लेयर कर देंगे, ये रेजिडेंट। अच्छा बच्चों आगे आ गया, चोंग इज गवर्नमेंट सर्वेंट इन चाइनीज गवर्नमेंट एक्ट एंड ही सर्विंग फॉर दयामीर भाषा डैम फॉर 10 अक्टूबर 2020 टू डेट। कहते हैं इंडिविजुअल इज रेजिडेंट if working as a servant or official. Here in this case Mr. Chiang is servant of Chinese government, not of Pakistan. तो कोई गवर्नमेंट सर्वेंट हो, फेडरल का हो, प्रोविंशियल का हो, वो रेजिडेंट है, लेकिन मिस्टर चियांग जो है वो क्या है, वो चाइनीज ऑफिशियल है। अच्छा वो चूंकि चाइनीज गवर्नमेंट के ऑफिशियल है तो यहाँ पे तो उनका नहीं बनता ना कोई, तो लिहाजा हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मिस्टर चियांग का हिसाब करना पड़ेगा। किस हिसाब से, कि वो कितनी देर यहां पर रहे हैं, कितनी देर यहां पर रहे हैं। तो साल शुरू हुआ था कब, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो वो कब आ गए थे, 10 अक्टूबर को आ गए थे। तो ये 31 का, ये 31 का, ये 30 का, 31 का, नवंबर 30 और दिसंबर 31, फिर हो रहे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो अगर देखा जाए कि वहां से लेके यहां तक इनका पूरे का पूरा हिसाब किया जाए तो सिर्फ आप 365 दिन में से माइनस कर सकते हैं कितने, 92 दिन नहीं, 102 दिन माइनस कर सकते हैं। कितने, 102 दिन माइनस कर देते हैं, तो ये बन जाएंगे 263 या 264। तो लिहाजा ये क्या बन गए, ये तो रेजिडेंट बन गए सीधे सीधे। ठीक है जी, तो चाइनीज सर्वेंट होने की वजह से रेजिडेंट नहीं है। रेजिडेंट किसकी वजह से है, द स्टे मोर देन 183 डेज, 183 दिन से ज्यादा हो रहे हैं। बच्चों ये बातें समझ आई थी कल आपको, क्यों जी। अच्छा अब बच्चों बात आ गई, गुलाम नबी वर्क्स एज एन एओपी रजिस्टर्ड। आपको याद है कंपनी का रूल ये है कि वो रेजिडेंट होगी अगर वो साल में किसी एक वक्त, बट होली, पूरी मैनेजमेंट साल में किसी एक वक्त आपके मुल्क में आ गई। लेकिन एओपी का रूल क्या था, a part of management is there in the whole tax year या any time in any year। तो कहते हैं कि गुलाम नबी वर्क्स was an AOP registered in Bangladesh and its all advisory works is based in UAE. Last year, October 21, one of its partner was seen in Karachi for a business consultancy with IT professional which was required in an IT project. तो उनका एक बंदा देखा गया जो IT प्रोजेक्ट को डील कर रहा था, तो हमने लिखा ला an association of persons shall be a resident or association of persons for a tax year if control and management of the affair of the association is situated wholly or partly in Pakistan at any time in the year. तो for AOP क्या रूल है, for AOP's rule is this कि its management and control wholly or partially any time in a year in the country, then it is resident AOP. So here in this case Mr. Ghulam Nabi is remain in Pakistan for management affairs in October, therefore status is
रेजिडेंट। तो क्या बन गया, ये रेजिडेंट बन गया। क्लियर बच्चों? तो जी जी 30 जून पे आके खत्म हो गया टैक्स ईयर 2000, तो उसके बाद आए। तो हमने टैक्स ईयर क्लेम किया था ऊपर, अच्छा ऊपर क्लेम किया था, ठीक है। तो हम सवाल चेंज कर देते हैं, इसको 20 कर देते हैं। अब ठीक हो गया, चलो खुश। अच्छा, तो ये सवाल बनाने वाले की गलती। अच्छा, अब इसके दो आंसर बन गए ना। जिसने कह दिया कि ये ईयर ही नहीं बनता उसका भी जवाब ठीक है, और जिसने कर दिया उसको डील कर दिया, तो पता है कि कंपोजिंग एरर हमने कर दिया, ठीक है ना। अच्छा बच्चों, तो नेक्स्ट इज दिस के आगे क्या है, शेल पेट्रोलियम फ्रॉम अंडर द कंपनीज एक्ट 1917 इन पाकिस्तान बट इट मैनेजमेंट इज ऑपरेटिंग फ्रॉम मिडिल ईस्ट। तो हमारा रूल ये था, एक कंपनी बी अ रेजिडेंट कंपनी इन पाकिस्तान फॉर अ टैक्स ईयर if it is incorporated, if it is incorporated or formed by under the any law in force in Pakistan। तो अगर वो पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक इन फोर्स हुए तो मैनेजमेंट कहीं भी करते रहे, क्योंकि रजिस्टर्ड यहाँ हो गया तो वो इधर की ही कंपनी मानी जाएगी। तो इसे कहते हैं here in this case Shell Petroleum is formed under the Companies Act 17, therefore it is resident। क्लियर बच्चों? तो इसलिए क्या बन गई, रेजिडेंट बन गई। क्लियर हो गई बात? अच्छा, उसके बाद आपको एक सवाल दिया गया था। सवाल ये था कि एक बंदा है मिस्टर आसिम, तो आसिम साहब जो हैं, मिस्टर आसिम, तो जो मिस्टर आसिम है फॉलोइंग डिस्कशन कर रहे हैं, उन्होंने टैक्स ईयर 2021 की बात की है और उनकी इनकम फ्रॉम सैलरी क्या बनती है, 9,50,000। उनकी इनकम फ्रॉम बिजनेस बनती है कितनी, 1,50,000, ठीक है जी। और उनकी जो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है वो क्या बनती है, 50,000। और उनकी जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बनती है वो बनती है 40,000। हम जब इन सबको जमा करते हैं और तो ये बन जाती है उनकी टोटल इनकम, और ये बन जाती है आपकी 11 लाख कितनी, 90,000। तो 11,90,000 बन जाती है, ठीक है जी। एक जीरो और लगा देते हैं। अच्छा, तो 11,90,000, तो एक कॉमा यहाँ पे लगाते हैं, एक यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। अब इसमें से ज़कात माइनस करनी पड़ेगी और ज़कात होगी कितनी, 50,000, ये माइनस हो गई। अब बन गया 11,40,000। अब जब 11,40,000 बन गया, ये बन गया टैक्सेबल इनकम, और हम हमेशा 70% 75% किसका लेते हैं, टैक्सेबल इनकम का। तो जब हम इसका टैक्सेबल इनकम निकालते हैं तो ये आ जाता है आपका कितना, शाबाश। और ये बदतमीजी है भाई, ऐसे भी मजा नहीं आता। तो जब हम इसका 75% निकालते हैं तो वो तकरीबन बन जाएगा आपका 8,55,000। तो जब ये 8,55,000 बनेगा तो बात ये आ जाती है कि उसकी जो सैलरीड इनकम है वो है 9,50,000। तो सैलरीड इनकम ज्यादा बन जाती है, इसलिए सैलरीड पर्सन कहलाएगा। और इसकी टैक्स जो डील होगी वो किसमें होगी, शाबाश, टैक्स डील किसमें होगी, सैलरी के टेबल में। किसमें होगी, तो 75% निकालेंगे किसका, टैक्सेबल इनकम का। अगर टैक्सेबल इनकम कम है सैलरी से तो इसके घर के अखराजात किससे चल रहे हैं, टैक्सेबल इनकम कम है सैलरी से, तो घर के अखराजात किससे चल रहे हैं, घर के अखराजात सैलरी से चल रहे हैं। तो लिहाजा हमें फिर इसे किस हिसाब से टैक्स लगाना चाहिए। अच्छा, अगर इसके बरक्स होता, हम जब 75% ऑफ टैक्सेबल इनकम निकालते तो सैलरी उससे कम होती, तो फिर ये कौन सा पर्सन होता, बिजनेसमैन। अब यहां पे चूंकि सैलरी ज्यादा है लिहाजा इसको सैलरीड पर्सन का टेबल लगेगा। ठीक है ना बेटा, कोई बच्चा जो सवाल करना चाहे इसमें, क्लियर है। तो क्या करेंगे, उसकी इनकम को चेक
जमा करेंगे और जो उसकी टैक्सेबल इनकम होगी उसका 75% निकालेंगे, उसको सैलरी से कंपेयर करेंगे। अगर सैलरी ज्यादा है तो सैलरीड पर्सन है, और अगर वो 75% वाली अमाउंट ज्यादा है तो फिर वो बिजनेस पर्सन। ठीक है, अब यहां पे चूंकि उसकी सैलरीड इनकम ज्यादा आ गई है तो ये कौन सा पर्सन बन गया, ये बन गया सैलरीड पर्सन। तो सैलरीड पर्सन का जब टेबल लगाएंगे, टेबल है आपके पास शाबाश बच्चों, तो क्या बनता है जी 0% प्लस 1140 माइनस 12 माइनस 6 लाख, क्योंकि 6 लाख तक तो जीरो आता था ना, तो ये आ गया आपका कितना 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 5%, कितना बन गया जी 27,000। क्योंकि ये सैलरीड पर्सन था ना तो इसलिए इसको कम पैसे पड़े। जी शाबाश, 11,40,000 है जी, सैलरीड का लगेगा बच्चे। स्लैब बताओ मुझे, मैंने इनसे पूछा है, 2 ही लगाया, 5% ही लगाया हमने, 5% लगाया ना। देखो इधर जीरो जमा किया ना, क्योंकि वो पहली स्लैब में जीरो होता है ना, 6 लाख तक जीरो था तो वो जीरो हमने लिख दिया ताकि रूटीन एक ही रहे आपकी, फिर मिनिमम इधर जमा करना है, तो इधर मिनिमम क्या था, जीरो था। अच्छा बच्चों, अब आ जाए दूसरे पर्सन की तरफ, जो दूसरा सवाल दिया गया था। तो दूसरे सवाल में इनकम फ्रॉम सैलरी जो थी वो थी आपकी 1,25,000 और इनकम फ्रॉम बिजनेस कितनी थी 9 लाख रुपए। अब देखें तो वैसे ही सवाल का मिजाज बता रहा है कि 9 लाख तक तो उसकी बिजनेस इनकम है, तो इसलिए बिजनेस पर्सन ही बन जाना है। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन क्या है इसका 50,000 और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है वो भी कितना है 50,000, तो ये बन गया आपका कितना शाबाश 11,25,000 बन गया आपका। ठीक है जी, और 11 लाख आपकी क्या है टोटल इनकम। टोटल इनकम के बाद हमेशा डिडक्शन अलाउंस निकाले जाते हैं, और यहां डिडक्शन अलाउंस क्या है ज़कात, तो हम ज़कात माइनस कर देते हैं, कितनी है 25,000। पीछे क्या रह गया हमारे पास 11 लाख। 11 लाख का जल्दी से जरा 75% निकालिए जी शाबाश, 8,25,000। अच्छा, दूसरी उसकी जो बिजनेस इनकम है वो कितनी है, वो है 9 लाख, जो ज्यादा है, तो लिहाजा ये कौन सा पर्सन कहलाएगा बिजनेस पर्सन। तो इसकी ये टैक्सेबल इनकम है। जल्दी से जाके देखिए टेबल में क्या वैल्यू बनती है जी शाबाश, थर्ड स्लैब आती है, उसमें 10,000 प्लस 11 लाख माइनस 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 10%, कितना आ गया शाबाश बच्चों 60,000। अब इससे भी आपको अंदाजा एक होना चाहिए कि जो बंदा सैलरीड है तकरीबन उतनी ही इनकम कमा रहा है, क्या ख्याल है, बल्कि ज्यादा कमा रहा है, उसका टैक्स कितना बना, और जो बिजनेसमैन है उसका 60,000। तो बिजनेस पे टैक्स के स्लैब जरा ज्यादा जालिमाना है एज कंपेयर टू सैलरीड पर्सन। अच्छा बच्चों, अब आगे यू आर रिक्वेस्टेड टू एडवाइस इन गिवन केसेस। ठीक है, एज अ टैक्स कंसल्टेंट मिस्टर आबिद ऑब्जर्व दैट हिज, अच्छा ये मैंने निकलवा दिया था, ठीक है, ऑब्जर्व दैट जीरो आफ्टर डिडक्शन अलाउंसेस। ठीक है, ये ला यहां पे कंप्लीट ही कर लेते हैं, इसको मुकम्मल भी हो जाएगा। देखिए एक बात ये है, ज़कात एक डिडक्शन अलाउंस है, हम मानते हैं ज़कात एक डिडक्शन अलाउंस है, हम मानते हैं, लेकिन पहली बात यह है कि क्या किसी की ज़कात माइनस करने के बाद इनकम जीरो हो सकती है? मेंटली अगर सोचा जाए तो आप कहेंगे नहीं हो सकती, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है हो सकती है।
वो ऐसे कि अगर एक बंदे की इनकम है 8 लाख और यानी उसकी टैक्सेबल इनकम 8 लाख, लेकिन गलती से, गलत फहमी से या खुशकिस्मती से उसकी शादी किसी सैगल या किसी आगा खानी या किसी बड़े खानदान में हो गई और वहां से उसे इतनी ज्वेलरी मिली कि जिसकी ज़कात भी उसकी तनख्वाह से बहुत ज्यादा है, तो उसकी ज़कात आ गई 9 लाख। तो इस तरह देखा जाए तो उसकी आमदनी में 1 लाख का नुकसान हो रहा है। हम उसकी टैक्सेबल इनकम निकालते हैं तो वो निकलती है -1 लाख। जो FBR है या कानून ये कहता है कि आप इसको 0 तो लिख सकते हो लेकिन आप इसको 1 लाख नहीं लिख सकते। यानी डिडक्शन अलाउंस निकालने पर अगर इनकम नेगेटिव आ जाए तो वो नेगेटिव काउंट नहीं हो सकती, क्योंकि वो फिर आपकी मर्जी है कि आपने इतना बड़ा पंगा लिया जाके। यानी आपको अपने बराबर के खानदान में शादी करनी चाहिए थी लेकिन आपने बहुत बड़ा पंगा ले लिया, तो अब क्या करें? अब आपकी ज़कात हुकूमत आके दे? ये तो नहीं हो सकता। क्या हाल है? क्यों जी? अच्छा, अब बात समझ आई कि इन एक्सेप्शनल केसेस इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट कि आपकी जो ज़कात है वो इतनी ज्यादा बन जाए, यानी आपकी बेगम इतनी ज्वेलरी लेके आए अपने खानदान से कि उसकी साल भर ज़कात का हिसाब करें तो आपकी इनकम से भी ज्यादा है। तो ऐसे केस में क्या होगा? कहते हैं द टैक्सेबल इनकम ऑफ अ पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर आफ्टर डिडक्टिंग डिडक्टेबल अलाउंस, यानी ज़कात माइनस करने के बाद, बट इनकम शुड नॉट बिलो 0, वो 0 से कम नहीं होनी चाहिए। यानी यहां पे फिर हमें ये 1 लाख लिखने की इजाजत, -1 लाख लिखने की इजाजत नहीं, हम यहां क्या लिखेंगे? 0 वायला। हालांकि आ माइनस रहा है लेकिन लिखेंगे क्या? 0। तो ला क्या कहता है? इन अ टैक्स ईयर आफ्टर डिडक्टिंग द डिडक्टेबल अलाउंस बट इनकम शुड नॉट बिलो 0। रिपीट कीजिए। इन अ टैक्स ईयर आफ्टर डिडक्टिंग डिडक्टेबल अलाउंस द इनकम कैन नॉट बी बिलो 0, कैन नॉट बी बिलो 0। In a tax year, after deducting deductible allowance, income cannot below 0। ये ला कहता है, 0 से बिलो नहीं हो सकती। एक दो बातें और कहता है, nothing will be carried forward। आपने चलो 0 लिख देते हैं लेकिन अगले साल जब ज्यादा कमाया, कोई कारोबार हो गया, तो पिछले वाला 1 लाख अगले साल से क्या कर देते हैं? नुकसान में डाल देते हैं। हो जाता, बिजनेस में ऐसा हो जाता है ना, पिछले साल का लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, तो वो कहता है ये लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। अच्छा, एन अलाउंस फॉर अ टैक्स ईयर इज नॉट फुली डिडक्टेबल शेल नॉट बी। अगर तुम्हारा डिडक्टेबल अलाउंस पूरा माइनस नहीं हो सका, पूरा माइनस क्यों नहीं हो सका? क्योंकि इनकम थोड़ी थी और डिडक्टेबल अलाउंस ज्यादा था। तो फिर क्या होगा? आज तुम्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या नहीं करेगा? रिफंडिंग नहीं करेगा। दूसरा काम क्या करेगा? कैरी फॉरवर्ड भी, ये ऊपर वाला नाट तीनों के साथ लगेगा आके, रिफंड भी नहीं करने देगा, कैरी फॉरवर्ड नहीं करने पड़ेगा, और एक और बात सुने, कैरी बैक भी नहीं करने देगा कि पिछली को रिटर्न निकाल के को पिछली दफा इतना टैक्स दिया था, चलो उसमें ज़कात मेरी एडजस्ट कर, कैरी बैक भी नहीं करने देगा। क्लियर जी? तो इसमें ला क्या बना? ला ये बना कि इन अ टैक्स ईयर इफ डिडक्शन अलाउंस इज मोर देन द टैक्सेबल इनकम, ये ला बना ना। ठीक है जी, इन अ टैक्स ईयर डिडक्शन अलाउंस इज मोर देन द टैक्सेबल इनकम, द इनकम कैन नॉट बिलो 0 एंड फॉलोइंग थिंग्स आर नॉट अलाउड। ऐसे भी लिखे, फॉलोइंग थिंग्स आर नॉट अलाउड। पहला, दूसरा और तीसरा, दिस इज द लॉ। अच्छा, अब सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल क्या था? यू आर रिक्वेस्टेड टू एडवाइज एज अ टैक्स कंसल्टेंट मिस्टर आबिद ऑब्जर्व हिज टैक्सेबल इनकम इज लेस देन 0 आफ्टर डिडक्शन ऑफ डिडक्टेबल अलाउंस मींस ज़कात एंड ही इज फेसिंग सिमिलर सिचुएशन इन द लास्ट ईयर एज वेल। तो लास्ट ईयर का क्यों साथ जोड़ा था? ताकि ये भी साथ लिखना पड़े।
लास्ट ईयर क्यों जोड़ा था कि बच्चा इतना लिख के ना खत्म कर दे कि व्हेन द डिडक्टेबल अलाउंस इज मोर देन द इनकम वी कैन नॉट डिक्लेयर इनकम बिलो जीरो, लिख के खत्म कर दे। उसको साथ ये भी लिखना जाए फॉलोइंग थिंग्स आर नॉट अलाउड, रिफंडिंग, कैरी फॉरवर्ड, कैरी बैक। क्लियर जी? अच्छा बच्चों, बिल्कुल ऐसे हो गया जी ला। अच्छा अब बच्चों ये जो था ना ये बड़ा आसान सा सवाल था, इसको लिखना आपने स्टेटमेंट में था, लेकिन मैं अभी स्टेटमेंट में नहीं लिखूंगा, आल दो पेपर में स्टेटमेंट में लिखेंगे, लेकिन मैं आपको ऐसे कराऊंगा। देखिए एक साल शुरू हो रहा है 1 जुलाई को और खत्म हो रहा है कब? 30 जून को। तो नो डाउट अबाउट इट कि ये साल जब 1 जुलाई को शुरू हुआ और खत्म हुआ 30/6 अगले साल की, तो ये बिला इम्तियाज आप कह सकते हैं 12 मंथ का है। इसकी बाउंड्रीज नॉर्मल है, ऐसे है ना बच्चों। ड्यूरेशन यानी पहले आप ड्यूरेशन लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे ड्यूरेशन ऑफ द ईयर इज 12 मंथ एंड इट्स लिमिट्स, टाइम लिमिट्स कौन सी? इट्स टाइम लिमिट्स आर नॉर्मल टैक्स ईयर, सो देयरफॉर इट इज अ नॉर्मल टैक्स ईयर। बट दूसरे केस में आप क्या लिखेंगे? शाबाश, 1 जुलाई को शुरू हुआ और खत्म हो गया कब? 31 अक्टूबर को। तो ये साल जो है, पहली बात इसके मंथ बनते हैं जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो ये 4 मंथ का है। तो ड्यूरेशन ऐसे लिखेंगे, द ड्यूरेशन ऑफ द ईयर इज 4 मंथ एंड इट्स टाइम लिमिट्स आर नॉट नॉर्मल, नॉट नॉर्मल या एबनॉर्मल, एबनॉर्मल टाइम लिमिट्स ऑफ द टैक्स ईयर, सो इट इज ट्रांजिशनल ईयर। नंबर 2 हो गया जी। नंबर 3 शुरू कब हुआ जी? 1 जनवरी 2020 और खत्म हो गया 31 दिसंबर 2020 को। तो इसका बनता है ड्यूरेशन इज 12 मंथ बट लिमिट्स आर डिफरेंट देन द नॉर्मल ईयर, लिमिट्स आर डिफरेंट देन द नॉर्मल ईयर, सो इट इज अ स्पेशल टैक्स ईयर। ठीक है, अगला फिर कौन सा है? चौथा, 1 जुलाई को शुरू हुआ और 31, तो इसकी लिमिट ही कम बन रही है ना। 1 जुलाई 20 को शुरू हुआ और 31 मई को खत्म हो गया, तो ये 11 महीने का बना। तो लिमिट भी इसकी क्या है? डिफरेंट है या एबनॉर्मल है, तो इसलिए क्या है? ट्रांजिशनल ईयर। ठीक हो गया बच्चों? तो ये आसान सा सवाल है। ये असल में ना एक सवाल या तो वो आएगा आपको रेजिडेंट स्टेटस का, या एक सवाल आपको ये आएगा, ज्यादा चांस मुझे ये लग रहा है, लेकिन बहरहाल हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम आपको कंप्लीट कराएं।